चलो देखो इधर, पाठ का नाम क्या है? लौट कर आऊँगा फिर। और इसके लेखक कौन है? जीवनानंद दास। कौन है? जीवनानंद दास। ध्यान से देखो, अगर एक साथ पढ़ोगे तो इसको पढ़ सकते हो जीवनानंद दास। कौन सी? जीवनानंद दास। लेकिन ये अच्छा नहीं लगता है और न ही ये नाम है। इसमें दो अक्षर को जोड़ा गया है। एगो जीवन को, जीवन जानता है ना, एगो आनंद को। जीवन का जो आनंद होता है उसको जीवन आनंद कहते हैं। इस दोनों को जोड़ करके बना दिया गया है जीवनानंद, जिसको हम पढ़ेंगे जीवनानंद दास। लौट कर आऊँगा फिर के लेखक कौन है? जीवनानंद दास। अभी हम इसी के बारे में जानेंगे, जीवनानंद दास जी के बारे में। इसके बाद इनकी जो लिखी कविता है लौट कर आऊँगा फिर, ये पढ़ेंगे। समझ गया? ये जो पिक्चर देख रहे हो ना, यही कौन है? जीवनानंद दास। ठीक है, इसका सबसे पहला लाइन देखो तो, बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक जीवनानंद दास का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। पहला लाइन पढ़ लिया। बांग्ला के कह रहा है, कौन सी के कह रहा है? बांग्ला का अर्थ होता है बांग्ला भाषा। कौन सी? यहाँ बांग्ला का अर्थ क्या है? जिस प्रकार से हिंदी भाषा के कवि होते हैं, गीतकार होते हैं, लेखक होते हैं, उसी प्रकार से बांग्ला भी भाषा है। पश्चिम बंगाल उसका नाम है अभी उस राज्य का। जिस प्रकार से बिहार है उसी प्रकार से एक राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो वहीं का भाषा कौन है? बांग्ला। तो बंगाली लोग, बंगाल राज्य के लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, तो उसी के बारे में है। बांग्ला भाषा के, बांग्ला अर्थात बांग्ला भाषा के सर्वाधिक सम्मानित, यानी सबसे अधिक सम्मानित, यानी जिसको सबसे अधिक आदर मिला हो, तो बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित, जिनकी चर्चा होती है सबसे ज़्यादा, कवियों में से एक, बांग्ला के सर्वाधिक बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से, बहुत सारे कवि हैं बांग्ला के जो, जिसका नाम बहुत ज़्यादा है, आदरणीय है। उनमें से एक कौन? जीवनानंद दास। जीवनानंद दास का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? 1899 ईस्वी में। कब हुआ? परीक्षा में पूछ सकता है जीवनानंद दास जी का जन्म कब हुआ? 1899 ईस्वी में। रविंद्रनाथ के बाद बांग्ला साहित्य में आधुनिक काव्य आंदोलन को जिन लोगों ने योग्य नेतृत्व प्रदान किया था, उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक कवि जीवनानंद दास ही है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है, उसके बाद बांग्ला साहित्य में, यानी बांग्ला भाषा के कहानी, कविता, लेख, निबंध, इस समय आधुनिक यानी अभी के वर्तमान के काव्य आंदोलन को, यानी कविता के आंदोलन को, वो होता है जन आंदोलन, अंग्रेज का आंदोलन जो विरोध करने के लिए होता था वो, लेकिन यहाँ पर काव्य आंदोलन कह रहा है। ठीक है, यानी कविताओं के काव्य आंदोलन को जिन लोगों ने योग्य नेतृत्व प्रदान किया था, उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली यानी इफेक्टिव एवं मौलिक कवि कौन है? जीवनानंद दास ही है। इन कवियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में था रविंद्रनाथ का स्वच्छंदतावादी काव्य। इन कवियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? रविंद्रनाथ का स्वच्छंदतावादी काव्य। स्वच्छंदतावाद से अलग हटकर कविता की नई यथार्थ भूमि तलाश करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। यानी कविता के लिए नया विषय तलाश करना, नया प्रसंग तलाश करना, ये क्या था? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था। इस कार्य में अग्रणी भूमिका जीवनानंद दास की रही। उन्होंने बंगाल के जीवन में रच बस कर, बंगाल के जो जीवन है, बंगाली लोगों का जो जीवन है, उसके जीवन में रच बस कर, यानी घुल मिलकर उसकी जड़ों को पहचाना। बंगाल के जो लोग हैं उनकी जड़ों को क्या करा? पहचाना, रहन सहन, जीवन, और उसे अपनी कविता में स्वर दिया। वहाँ के लोगों के बारे में अच्छे तरीक़ा से जाना, पहचाना, वहाँ की सभ्यता, संस्कृति, बोली, भाषा, इस सब को पहचाना और इसको कविता में स्वर दिया। और उसको किस में स्वर दिया? यानी उसके जीवन को किस में उतारा? कविता में उतारा।
उन्होंने भाषा, भाव एवं दृष्टिकोण में नई शैली, सोच एवं जीवन दृष्टि को प्रतिष्ठित किया। पहला पैराग्राफ खत्म हो गया। दूसरा है, सिर्फ 55 साल की उम्र में जीवनानंद दास का निधन एक मर्मांतक दुर्घटना में हुआ सन 1954 में। सिर्फ 55 साल की उम्र में, यानी जब ये 55 वर्ष के ही थे तब इसका मर्मांतक दुर्घटना में अंत हुआ। मर्मांतक यानी जो दिल को भेद दे, यानी जो दिल को बहुत धक्का पहुंचाए, जिससे दुख हो कि ऐसा घटना कैसे हो गई। ऐसा दुख में इसका क्या हुआ, निधन हुआ। कब? सन 1954 में। 1899 में जन्मे, सन 1954 में डेथ कर गए, मर गए। अपने से कि किसी दुर्घटना में? किसी दुर्घटना में। तब तक उनके सिर्फ 6 काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे। जब इनकी मृत्यु हुई वहिया तक एक 6 गो काव्य संकलन यानी 6 गो कविता के संग्रह कथी वाला प्रकाशित हुए थे। उसमें क्या है देखो, अब नाम है झाड़ा पालक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी, सातटी तरार तिमिर और जीवनानंद दासेर श्रेष्ठ कविता। जब इनकी मृत्यु हुई तब तक इनका कई गो काव्य संकलन प्रकाशित हुआ था? 6 गो, यानी 6 गो पुस्तक के रूप में कविताओं का इसका संग्रह प्रकाशित हुआ। इसमें से हम नाम बोल दिए, एक बार फिर से बोल रहे हैं। झाड़ा पालक, धूसर पांडुलिपि, वनलता सेन, महापृथ्वी, सातटी तरार तिमिर और जीवनानंद दासेर श्रेष्ठ कविता। उनके अन्य काव्य संकलन, एकरा और भी काव्य संकलन है। रूपसी बांग्ला, देख ले, रूपसी बांग्ला, बेला अलबेला कालबेला, बेला अबेला कालबेला, सही से पढ़ ले, बेला अबेला कालबेला, मन विहंगम और आलोक पृथ्वी निधन के बाद प्रकाशित हुए। 6 गो तो एक जब मृत्यु हो रही तबे तक प्रकाशित हो गए। बाकी जई कौन? रूपसी बांग्ला, बेला अबेला कालबेला और मन विहंगम और आलोक पृथ्वी चारू जही निधन के बाद प्रकाशित हुए, यानी एक मरला के बाद छपल है। ठीक हो। उनके निधन के बाद लगभग 100 कहानियाँ और 13 उपन्यास भी प्रकाशित किए गए। इसकी मृत्यु के बाद, यानी जब ये मर गए तो एक लिखल 100 कहानी, कितना याद रहेगा ना? 100 कहानी और 13 उपन्यास प्रकाशित किए गए, यानी भेल। दूसरा पैराग्राफ हुआ, वनलता सेन काव्य ग्रंथ की वनलता सेन शीर्षक कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। वनलता सेन जो है कौन? वनलता सेन काव्य ग्रंथ की वनलता सेन शीर्षक कविता को, वनलता सेन ही शीर्षक कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा, प्रबुद्ध यानी जो बहुत बुद्धिमान हो, जो समझदार हो, उस आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग यानी रविंद्रनाथ टैगोर के बाद के युग के, बाद के समय के श्रेष्ठतम यानी सबसे श्रेष्ठ प्रेम कविता के नाम देल गेलै, संज्ञा देल गेल मतलब। ठीक। वस्तुतः यह कविता बहुआयामी भाव व्यंजना का उत्कृष्ट उदाहरण है। वस्तुतः यह कविता क्या है? बहुआयामी यानी बहुत प्रकार के भाव व्यंजना यानी मन के भाव का उत्कृष्ट उदाहरण है। निखिल बंग रविंद्रनाथ साहित्य सम्मेलन के द्वारा वनलता सेन को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था। देख लो, निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा वनलता सेन को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था। यहाँ समकालीन, अब उसके बाद अंतिमा पैराग्राफ है। यहाँ समकालीन हिंदी कवि प्रयाग शुक्ल द्वारा भाषांतरित जीवनानंद दास की कविता प्रस्तुत है। ये जो तुम कविता पढ़ रहे हो, लौट कर आऊँगा फिर, कविता का नाम क्या है? लौट कर आऊँगा फिर। ये तो किस भाषा में लिखा गया था? बांग्ला में, है ना। और बांग्ला भाषा हम लोगों को पढ़ने नहीं आएगा, जिस प्रकार से बंगाल के लोगों को हिंदी पढ़ने नहीं आएगा जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं हम लोग। तो बांग्ला भाषा में ये कविता लिखा गया था
और बांग्ला भाषा चूँकि हम लोग को पढ़ने नहीं आएगा, फिर अंग्रेज़ों के नहीं आएगा, तो उसके लिए इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। हम लोगों के लिए हिंदी में, उर्दू पढ़ने वालों के लिए उर्दू में, मराठी पढ़ने वालों के लिए मराठी में, यानी जो जिस भाषा का व्यक्ति होगा उसके लिए उसी भाषा में लिखना पड़ेगा, तब उसको समझ में आएगा। समझ गया? तो वही कर रहा है यहाँ। समकालीन हिंदी कवि प्रयाग शुक्ल द्वारा, कौन शुक्ल द्वारा? प्रयाग शुक्ल एक कवि है जो इनकी कविता को, कौन कविता को बांग्ला भाषा में लिखा गया था, लौट कर आऊँगा फिर, उसको भाषांतरित यानी हिंदी में बना करके, किस में, जैसे हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं ना, मेरा नाम विपिन कुमार है, उसको इंग्लिश में लिखो तो माय नेम इज विपिन कुमार, चाहे कोई चीज़ इंग्लिश में लिखा है तो उसको हिंदी में लिखते हैं, तो भाषा अदल बदल कर देते हैं। तो उसी प्रकार से जो बांग्ला भाषा को किस में बदल दिया? हिंदी में। करा बदल दिया ताकि हिंदी जो पढ़ता है वो भी इस कविता को पढ़ सके। तो वही करा है किसके द्वारा? प्रयाग शुक्ल कवि जो है उसके द्वारा इस कविता को हिंदी में भाषांतरित कर दिया गया। लौट कर आऊँगा फिर किसके द्वारा लिखा गया है? जीवनानंद दास के द्वारा। कौन भाषा में? बांग्ला भाषा में। इसको प्रयाग शुक्ल जी जो है किस भाषा में लिख दिए? हिंदी में, ताकि हिंदी के पाठक भी, हिंदी पढ़ने वाला भी पढ़ सके। यह कवि की अत्यंत लोकप्रिय और बहुप्रचारित कविता है। कविता में कवि का अपनी मातृभूमि यानी जहाँ पर जन्म लिए उसको कहते हैं मातृभूमि तथा परिवेश यानी वातावरण से उत्कट प्रेम यानी बहुत प्रेम अभिव्यक्त होता है। जैसे जहाँ पर हम लोग जन्म लेते हैं ना, तो उस वहाँ की धरती से, वहाँ के वातावरण से, वहाँ के पेड़ पौधे से, वहाँ के पशु पक्षी से, वहाँ के जीव जंतु से बहुत लगाव होता है ना, बहुत प्रेम होता है ना। अरे अभी का इंसान बदल गया है, इंसान नहीं है एक प्रकार से, अब इंसान नहीं रह गया है। लेकिन जो कुछ वक्त पहले के इंसान था उसको अपनी मातृभूमि से, अपने देश से, अपने वातावरण से, अपने समाज से, अपने लोगों से, वहाँ के जीव जंतुओं से बहुत ज़्यादा लगाव। अभी तो न जाने मन में कितना ईर्ष्या, ग्लानि, घृणा, नफरत ये सब भर गया, अचरा कचरा, है ना। खैर छोड़ो। बंगाल अपने नैसर्गिक सम्मोहन के साथ चुनिंदा चित्रों में सांकेतिक रूप में कविता में विन्यस्त है। बंगाल जो है अपने नैसर्गिक सम्मोहन यानी प्राकृतिक सम्मोहन यानी मधुरता, जो मन मोहे, जो अच्छा लगे आँख के देखे में, तो वे सम्मोहन के साथ चुनिंदा चित्रों में यानी कुछ चित्रों में, जैसे नदी का भी नाम बोले तो नदी का चित्र तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा। सारस बोलेंगे सारस का चित्र आ जाएगा। पक्षी का बोलेंगे पक्षी का चित्र आ जाएगा। उल्लू का बोलेंगे उल्लू का चित्र आ जाएगा। धान का खेत बोलेंगे धान का चित्र आ जाएगा। धान के पानी वाला खेत का आता है कि नहीं आता है? तो उन्हीं चित्रों के साथ सांकेतिक रूप में कविता में विन्यस्त है। और यही चित्र जो है कविता में क्या है? दिखाया गया है बंगाल की। इस नश्वर जीवन के बाद भी ये जो हमारा जीवन है, ये हम लोगों का जो जीवन है क्या है? नश्वर है। एक न एक दिन क्या हो जाएगा? इसका नाश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी मर जाएंगे आज नहीं तो कल। और मरने के बाद फिर क्या होता है कौन जानता है? तो उसी के बारे में थोड़ा कह रहा है। इस नश्वर जीवन के बाद भी यानी मरने के बाद भी इसी बंगाल में एक बार फिर आने की लालसा मातृभूमि के प्रति कवि के प्रेम की एक मोहक भंगिमा के रूप में सामने आती है। यानी इस कविता के जो लेखक है ये चाहता है कि मरने के बाद भी हम इसी धरती पर यानी बंगाल की धरती पर क्या करें? जन्म ले। ऐसी इसकी क्या है? मन की भावना है, इच्छा है। ये भगवान से कहता है कि ये अपने इच्छा व्यक्त करता है कि मरने के बाद भी हम अगर फिर से जन्म हो तो हम इसी धरती पर जन्म लेना चाहते हैं और यहाँ के वातावरण में रच बस कर जीना चाहते हैं। इसी धरती पर फिर से इसी नदी के बीच, इस पहाड़ों के बीच, इस प्रकृति में जीना चाहते हैं। कहाँ पर? कभी मरने के बाद कहाँ जन्म लेना चाहता है? बंगाल में ही। जैसे तुम लोगों के प्रति भी हो सकता है मन में कि मरने के बाद भी हम बिहार में जन्म ले, चाहे जो जिस देश का होगा, जगह का होगा, वहाँ की इच्छा होगा कि मरने के बाद काश हम फिर ऐसे जन्म ले। और फिर ये भी संभावना व्यक्त करता है कि हो सके अगले जन्म में हम इंसान नहीं हो, शायद पक्षी हो, चाहे उल्लू हो। उल्लू को देखा है? रात में पानी पीता है उतर करके, दिन में नहीं देखता होगा। दिन में आता भी वो नहीं है। प्रकृति उसको दिन के लायक बनाया नहीं। रात्रि में उसको अच्छे से दिखता है, रात्रि में खाना वाना खाता है, पानी पीने आता है। चाहे जब भोरे रहेगा ना, तब कभी गाछ वृक्ष में जाएगा तो तुमको उल्लू नज़र आएगा, अंधेरेपन रहेगा हल्का हल्का भोरड़िया में। तब
तो वही कवि क्या कर रहा है कि मरने के बाद भी हम कहाँ आना चाहते हैं, इसी बंगाल की धरती पर, अपनी मातृभूमि पर। यह दिखाता है कि उसको अपनी मातृभूमि से कितना प्रेम है। और क्या बन करके, उल्लू बन करके, चाहे शायद सारस बन करके, चाहे किसी किशोरी कहल मतलब जे ना कुंवारी लड़की रही है ओकर हंस बन के आ तालाब में खेलित रहती। बतख उतख साथ यहाँ ना तालाब में न देखी कुछ, जैसे तालाब में बहुत पक्षी रही है, नहाइत रहे खाइत खेलते रहे, कुछ कामों करते रहे, कपड़ा उपड़ा खींचते में बहुत पक्षी सब भी रही है। यहाँ तो खैर तो बस समझ गया ना कि करा आदमी शायद नहीं होगा तो अलग अलग पक्षी या सारस या बगुला या हंस या कुछ न कुछ बन करके आऊँगा। और जब कोई बच्चा मुट्ठी भर भर चावल खा करके फेंकता है, दिया पता ना खाते रही फेंकी तो रही थी, उसका चूम करके खाऊँगा। तो कभी अपनी इच्छा व्यक्त करता है। ये समझ गया जीवनानंद के बारे में। इसके बाद हम समझेंगे लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर का मतलब जानता है ना, यानी मरने के बाद, ये ना कि कहीं से गेली तो वापस अली। इस जीवन को ख़त्म होने के बाद भी इसकी इच्छा है कि हम इसी धरती पर दोबारा से जन्म लें। समझ गया? चलो इसके बाद अगले सेशन में बाकी पढ़ेंगे। याद करो हल्का।